भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। कभी दोस्ती की गर्माहट, कभी राजनीतिक खींचतान, कभी आर्थिक सहयोग, तो कभी सीमा विवाद। इन सब के बीच दोनों देशों का रिश्ता समय समय पर परखा गया है। हाल के दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि पड़ोसी देशों के बीच भरोसे और सहयोग से ज्यादा अहमियत राष्ट्रीय हितों की होती है। कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले से, जब भारत ने बांग्लादेश के कुछ अहम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर रोक लगाने का फैसला किया। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया था, बल्कि लंबे समय से पनप रहे मतभेदों और तनाव की परिणति थी। भारत का यह कदम ढाका को सीधे चोट करने वाला साबित हुआ, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही अस्थिर हालात से जूझ रही थी। भारत के इस कदम ने जैसे बांग्लादेश की सत्ता के भीतर बौखलाहट पैदा कर दी। जवाबी कार्रवाई में ढाका ने सीमा के पास मौजूद 3 जमीनी पोर्ट्स को बंद करने का ऐलान कर दिया। ये वही पोर्ट थे जिनसे भारत और बांग्लादेश के बीच जमीनी रास्तों से व्यापार और ट्रांजिट का काम सालों से चलता आ रहा था। अचानक इस तरह के फैसले से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ना तय था। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद बाखुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बांग्लादेश की सरकार ने इस कदम को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश की कि यह पोर्ट उनके लिए बोझ बन चुके थे और फालतू खर्चा बढ़ा रहे थे। लेकिन सच यह है कि यह फैसला ज्यादा राजनीतिक था, आर्थिक नहीं। यह भारत को चिढ़ाने और दबाव में लाने की रणनीति थी। मगर इतिहास गवाह है कि भारत ऐसे दबावों के आगे कभी नहीं झुकता। इस बार भी हुआ वही। ढाका ने जब भारत पर आरोप लगाया कि वह बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को हवा दे रहा है, तब भारत ने सीधे कोई जवाब नहीं दिया। बहुतों को लगा कि भारत नरमी दिखा रहा है और चुपचाप सब देख रहा है। लेकिन सच्चाई यह थी कि भारत सही मौके का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही हालात हद से ज्यादा बिगड़े, भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने बांग्लादेश को भीतर तक हिला दिया। बांग्लादेश ने जब सीमा से जुड़े एक अहम पोर्ट पर रोक लगाई, तो भारत ने उसके जवाब में डीजल सप्लाई के लिए बनाई जा रही पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रोक दिया। यह वही प्रोजेक्ट था जिसे 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की मौजूदगी में शुरू किया गया था। पाइपलाइन पश्चिम बंगाल से निकलकर सीधे बांग्लादेश के एक बड़े डिपो तक जाने वाली थी। इसकी लंबाई करीब 131 किलोमीटर थी। इस प्रोजेक्ट का असली फायदा बांग्लादेश को मिलने वाला था, क्योंकि भारत पड़ोसी होने के नाते उसे बेहद सस्ती दरों पर पेट्रोल और डीजल मुहैया कराने वाला था। अगर यह पाइपलाइन पूरी हो जाती तो आने वाले कई सालों तक बांग्लादेश को पेट्रोल और डीजल जैसी अहम चीजों के लिए किसी और देश की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। न सिर्फ ईंधन सस्ता मिलता, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन का भारी खर्चा भी बच जाता। तस्करी और गैरकानूनी कारोबार पर भी लगाम लग जाती। मतलब सीधा सीधा दोहरा फायदा। लेकिन अब हालात बिल्कुल उलटे हो गए। आज की दुनिया में पेट्रोलियम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए वही है जो इंसान के लिए ऑक्सीजन, और जब सप्लाई रुक जाती है तो पूरी व्यवस्था डगमगाने लगती है। यही वजह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस प्रोजेक्ट के ठप होने को बड़ा झटका मान रही है। वहां की ज्यादातर फैक्ट्रियां और उद्योग डीजल पर ही चलते हैं। अभी तक भारत विदेशों से कच्चा तेल लाकर असम में रिफाइन करता था और वहीं से तैयार ईंधन बांग्लादेश भेजा जाता था। ढाका के पास आधुनिक रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके पुराने सिस्टम से पेट्रोल और डीजल तैयार करने में ज्यादा खर्च और समय लगता है। इसलिए भारत की सप्लाई उनके लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं थी। अब जब पाइपलाइन का काम पूरी तरह रुक चुका है, तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि वो मदद किससे लेगा। पाकिस्तान और चीन उसके दोस्त कहे जाते हैं, लेकिन ईंधन सप्लाई में दोनों देश भरोसेमंद साबित नहीं होंगे। पाकिस्तान खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, और चीन अगर मदद करता भी है तो इतनी ऊंची कीमत पर कि ढाका की कमर टूट जाएगी। अनुमान है कि अगर बांग्लादेश चीन या पाकिस्तान से तेल खरीदेगा तो प्रति लीटर 10 से 15% ज्यादा चुकाना पड़ेगा। यह उसकी पहले से डगमगाई अर्थव्यवस्था को और डुबो देगा। भारत की स्थिति इसके बिल्कुल उलट है।
भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अपनी आधुनिक रिफाइनरीज में प्रोसेस करता है और फिर यूरोप जैसे बड़े बाजारों को ऊंचे दामों पर बेचता है। यही वजह है कि आज भारत न सिर्फ अपने पड़ोसियों बल्कि पश्चिमी देशों तक को डीजल, पेट्रोल और गैस एक्सपोर्ट कर रहा है। इस पूरे खेल में भारत को आर्थिक मजबूती मिल रही है और वह ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। बांग्लादेश की नीतियां हालांकि बिल्कुल अलग दिशा में जा रही हैं। उनकी सरकार के लगातार गलत फैसलों ने हालात को यहां तक पहुंचा दिया है कि लोग तुलना पाकिस्तान से करने लगे हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो बांग्लादेश भी मदद के लिए कटोरा लेकर घूमने पर मजबूर हो सकता है। सच यही है कि बांग्लादेश के पास अब दो ही रास्ते बचे हैं। पहला यह कि वह भारत से रिश्ते सुधार ले और सस्ती सप्लाई पाकर अपने नागरिकों का भला करे, या फिर दूसरा रास्ता चीन और पाकिस्तान जैसे देशों पर निर्भर हो और अपनी जनता की जिंदगी और मुश्किल बना दे। भारत का संदेश साफ है, अगर बांग्लादेश दुश्मनी दिखाएगा तो जवाब भी उसी अंदाजा में मिलेगा। दोस्ती का फायदा भी सबसे ज्यादा उसे ही मिलेगा और दुश्मनी का नुकसान भी उसी को उठाना पड़ेगा। यही पड़ोसी रिश्तों की हकीकत है। बराबरी का हाथ बढ़ाओ तो सुरक्षा और समृद्धि मिलती है, और अगर चिढ़ और जिद में फैसले लिए जाएं तो रास्ता सिर्फ गर्त की ओर जाता है। अब सवाल यह रह जाता है कि आने वाले समय में क्या ढाका हालात को समझकर अपने कदम पीछे खींचेगा या फिर टकराव की राह पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो फैसले वे ले रहे हैं उसका खामियाजा सबसे पहले उनके ही नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति को समझना भी जरूरी है। वहां की सत्ता अभी अंतरिम सरकार के हाथ में है, जिसकी अगुवाई मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता होने के बावजूद यूनुस के फैसले बार बार विवादों में घिरते रहे हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ जो कदम उठाए, जैसे 3 पोर्ट बंद करना या पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर अनकहा दबाव बनाना, वह उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थे। मगर इस रणनीति ने उल्टा असर किया। भारत की चुप्पी को शायद ढाका ने कमजोरी समझ लिया था, लेकिन भारत का धैर्य असल में सुनियोजित था। सही मौके का इंतजार करके लिया गया एक कड़ा कदम बांग्लादेश की सरकार को बुरी तरह हिला गया। बांग्लादेश के हालात पर नजर डालें तो वहां की आर्थिक चुनौतियां बहुत गहरी हैं। परिधान उद्योग, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, डीजल और बिजली पर निर्भर है। बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा डीजल आधारित जनरेटरों से होता है। जब ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी तो कपड़ा उद्योग सीधे प्रभावित होगा। यूरोप और अमेरिका को होने वाले निर्यात पर असर पड़ेगा और लाखों मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। यही उद्योग विदेशी मुद्रा भी लाता है, और अगर उसमें गिरावट आई तो विदेशी मुद्रा भंडार और घट जाएगा। भारत जानता है कि ऊर्जा संकट किसी भी देश की रीढ़ तोड़ सकता है। यही कारण है कि पाइपलाइन रोकना महज एक तकनीकी फैसला नहीं था, बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी था। भारत यह दिखाना चाहता था कि सहयोग तभी संभव है जब दोनों तरफ भरोसा हो। यहां एक और दिलचस्प पहलू जुड़ता है, चीन। बीते 1 दशक में चीन ने बांग्लादेश में भारी निवेश किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर बंदरगाहों तक चीन की मौजूदगी हर जगह दिखती है। चीन का मकसद साफ है, हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करना और भारत को उसके पड़ोस में घेरना। लेकिन चीन की मदद कभी बिना शर्त नहीं होती। उसके लोन ऊंची ब्याज दरों के साथ आते हैं, और अगर चुकता ना हो पाए तो संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है। यही मॉडल श्रीलंका और कई अफ्रीकी देशों में देखा जा चुका है। बांग्लादेश अगर चीन के भरोसे जाएगा तो उसके लिए आर्थिक जाल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की स्थिति और भी खराब है। IMF से कर्ज पर कर्ज लेकर गुजारा कर रहा पाकिस्तान अब खुद ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। वह बांग्लादेश को क्या मदद करेगा, और अगर करता भी है तो वह प्रतीकात्मक होगी, स्थायी नहीं। यानी ढाका के सामने असली विकल्प सिर्फ भारत ही है। मगर राजनीति का समीकरण उन्हें चीन और पाकिस्तान की तरफ झुकने पर मजबूर करता है। यही झुकाव उनकी अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेल रहा है।